घर कैसे बनाएं और गलतियों से कैसे बचें। तो पिछली वीडियो में देख लीजिए कि जो घर बनाते प्लिंथ लेवल तक का क्या क्या गलती होती रहती है, उनको कैसे चेक करना है और कैसे उनको ठीक करना है। तो गलती होने से पहले आपको वो चीज़ चेक कर लेना चाहिए ताकि आपका जो घर है वो प्रॉपर्ली से लाइफ टाइम तक, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ टाइम चले, लॉन्ग लाइफ तक। ठीक है। और अगर आप उसमें मिस्टेक रहेंगी तो आपने देखा होगा तो काफ़ी दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर कॉलम फेल हो जाता है, या जबकि स्लैब फेल हो जाती है, स्लैब के अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्लैब बैंड हो जाती है। तो वो क्या क्या गलती होती है ताकि हमें साइट पे जाके चेक कर सके। अगर आप घर खुद से बनवा रहे हैं या फिर किसी ठेकेदार से बनवा रहे हैं तो वहाँ पे एक बार साइट पे विजिट करके साइट पे एक बार जाकर देख लीजिए कि क्वालिटी क्या आ रही है आपकी साइट पे, वो काम मिस्त्री सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो ठेकेदार है वो क्वालिटी में सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो दूसरा जो मिस्टेक्स है प्लिन बीम के अंदर, पहला हमने बता दिया आपको ब्रिक वर्क के अंदर क्या क्या गलती होती रहती है, क्या क्या हमने देखा है साइट पे जाके। तो दूसरा है प्लिन बीम। तो प्लिन बीम में क्या क्या गलती होती है, सबसे पहले क्या है कि डाया बार, अगर आपकी ड्राइंग के अंदर डाया बार गिवन है तो वो चेक लीजिए कि डाया सही दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लिन बीम के अंदर जैसे कि डिपेंड करता है कि आपके कितने मंजिल का बना रहे हैं, कितना फ्लोर का बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है साइज, मतलब डिस्टेंस कॉलम का क्या है, इसी बेस पे आपका बीम का साइज बढ़ता है घटता है। ठीक है। और उसका जो डाया सरिया वो भी दिया जाता है। तो इसमें कम से कम आपके 4 सरिया रहने चाहिए 12 mm के। ठीक है। कम से कम 12 mm के 4 सरिया रहने चाहिए। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग है तो ड्राइंग के बेस पे आपको सरिया प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद नंबर्स ऑफ बार आपको देखना है कितने नंबर ऑफ बार लगे हुए हैं। उसके बाद आपको एल देखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो लोहार होते हैं सिंपल, आपने देखा होगा जो घर बनाते हैं उसमें जो बीम होती है, जैसे बीम टू बीम कनेक्शन रहता है तो वहाँ पे सीधा सिंपल कटिंग कर देते हैं। तो ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो उसको एल होती है कम से कम आप 200 एल या फिर 150 एल भी दे देंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। ताकि जो ये एल जो अगर इसमें सपोज कीजिए कोई आपने वाल बनाया है, दीवार बनाई है, उस पर लोड आता है, थोड़ा सा भी सेटलमेंट होता है तो वो आसानी से इसमें यहाँ से स्लिप कर जाएगा। ठीक है। स्लिप कर जाएगा क्योंकि उसको स्लिप करना चाहिए। अगर आपको दो आपने यहाँ पे रस्सी बांध दीजिए, 2 रस्सी पे कॉलम पे रस्सी बांध दीजिए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ से तो नहीं डिफेक्ट करेगा, यहाँ से डिफेक्ट तब करेगा, पहले यहाँ से डिफेक्ट करेगा, यहाँ से डिफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो तभी यहाँ से ये बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्ली से रस्सी या फिर कुछ भी टाइट से रखा हुआ है, लोड आप डालेंगे तो यहाँ से इफेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से भी इफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसी के अंदर स्ट्रेच रहेगा, अगर इसी के अंदर स्ट्रेच रहेगा, इसके अंदर कैपेबिलिटी जैसे हमने ओवरलैप किया है तो इसी के अंदर कुछ कंडीशन है तो वो यहाँ से स्लिप कर सकता है, यहाँ पे नहीं। ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि इसमें एल दीजिए प्लिन बीम में भी एंड आपके स्लैब के अंदर भी, तो सीधा सीधा सरिया ना रखें। ठीक है। उसके बाद आपका ठीक है डाया देखना है कितना है, उसके बाद सरिया देखना है कितना है। उसके बाद आपका जो रिंग्स लगे होते हैं प्लिन बीम के अंदर, आपने जो रिंग प्रोवाइड करते हो इसको बोला जाता है स्ट्रप। ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल बार बोला जाता है। जो अपने रिंग होते हैं तो कम से कम इसकी स्पेसिंग क्या रखे, कम से कम इसकी स्पेसिंग 6 इंची तो रखे। ठीक है। 6 इंची से ज़्यादा ना रखे। और इसका जो डाया रखते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं 6 mm का डाया यूज़ करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इसमें 8 mm का डाया यूज़ करें रिंग में। ठीक है। और इसका जो अल्टरनेट होता है एक रिंग, एक हुक इधर रहता है, एक हुक दूसरी साइड में आ जाएगा, तो ये भी आपको चेक करना है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका बॉटम। बॉटम जो भी आपने देखा होगा जो प्लिन बीम आपने लगाया, जैसे आपने रूम बनाया, कोई आपने रूम बनाना है तो रूम में आपने देखा होगा कि जैसे आपके रूम है तो रूम के नीचे मिट्टी आपने फिलिंग करी, तो मिट्टी फिलिंग करने के बाद आपने देखा होगा ब्रिक, ओनली ब्रिक लगा देते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट तो आपका बढ़ता ही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बॉटम आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिए ताकि प्रॉपर्ली से वो लग जाए। ब्रिक भी यूज कर लेंगे तो वहाँ पे ब्रिक भी आप यूज कर सकते हो प्रॉपर्ली से लाइन अलाइनमेंट के लिए। ठीक है। तो अगर आप ब्रिक यूज करें तो उसको भी प्रॉपर्ली से, जब ब्रिक कास्टिंग करते हैं आप, जब भी प्लिन बीम का कास्टिंग करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए ब्रिक को प्रॉपर्ली से क्यूरिंग कर दीजिए ताकि जब यहाँ पे आप कंक्रीट करेंगे तो वो प्रॉपर्ली से वो एब्जॉर्ब कर ले पानी को, और कंक्रीट करे तो वहाँ पे प्रॉपर्ली से उसकी कास्टिंग पूरी मिल जाए। ठीक है। अगर आप सूखी ईंट लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि वो जो पानी कंक्रीट करेंगे तो नीचे से पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कंक्रीट को आपको सुखा देगा, तो वो गिट्टी को क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी स्पेस पे। तो कोशिश नहीं इसकी चाहिए कि यहाँ पे आपको सेटरिंग लगा लीजिए, प्लेट लगा लीजिए नीचे, तो उससे आपका कॉस्ट भी घट जाएगा। जैसे कि आपको ईंट लगाएंगे तो ईंटों का एक 9 रुपये की या फिर 8 रुपये की ईंट आती है,
तो वहीं पे आप एक प्लेट लेके जाएंगे तो कम से कम अप्रॉक्सीमेट 1 रुपया 2 रुपये आएगा। तो इसको आप रिमूव कर सकते हो 7 दिन में। बॉटम का जो प्लेट रहती है प्रॉपरली से, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि नहीं मुझे तो बस प्लेन बीम कास्टिंग करी, नेक्स्ट डे फिलिंग करनी है, तो वो आप इस कंडीशन में वो ब्रिक यूज़ कर सकते, लेकिन उसमें क्यूरिंग जरूर करें, ठीक है, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो। उसके बाद ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है साइड ऑफ प्लिंथ बीम। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो प्लिंथ बीम की जो साइड लगाते हैं, चाहे तो ब्रिक वर्क से लगाते हैं या फिर आपका वुडन या स्टील से लगाते हैं। अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ये सबसे रॉन्ग मेथड है। ब्रिक वर्क आप प्लिंथ बीम की साइड में यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि आप वहाँ पे एक तो वाइब्रेटर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा रहता है कि जो भी आप कंक्रीट इसमें कास्टिंग करेंगे वो फेल होने का चांस रहता है। जैसे अपने प्लिंथ बीम कास्टिंग करी तो वहाँ पे ये फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ा और कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये तो नहीं है कि ईंट प्रूफ साबित नहीं जाएगी, ईंटें भी काफ़ी क्रैश हो जाएगी, मतलब काफ़ी ईंटें टूट जाएंगे, ठीक है। तो पहला ईंट का नुकसान हो गया। दूसरा आपका लेबर का कॉस्ट, लेबर उसमें बढ़ेगी क्योंकि ब्रिक मेजरिंग करेगी तो लेबर उसमें बढ़ेगा। थर्ड आपका इसमें कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें ओनली प्लाई की सेटिंग यूज कर रहे हैं, प्लाई का यूज करेंगे तो कम से कम 1 दिन के लिए ले आएंगे तो नेक्स्ट डे उसको वापसी कर देंगे। 1 दिन का किराया लगेगा तो उसको नेक्स्ट डे खोल सकते हैं। अगर आप सुबह लाते हो शाम को भी ले जाएंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह दे जाएंगे तो वो 1 दिन का ही किराया लेगा, ठीक है। तो सिंपल सेटरिंग का किराया 1 दिन का। अगर आपके पास सेटरिंग नहीं है, लकड़ी वाली नहीं है, तो उस कंडीशन में आप प्लेट भी यूज कर सकते हैं। प्लेट यूज कर लेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम प्लेट कैसे यूज करें, तो बॉटम में आप बाइंडिंग वाली यूज कर सकते हो। जैसे कि जो प्लेट होती है इस तरह से आपने देखा होगा, तो वहाँ पे इसमें एक एंगल लगी रहती है। तो एंगल में क्या करते हैं आप नीचे कील गाड़ के, तो यहाँ से बाइंडिंग वाला के इस तरह से आप इसमें ले सकते हो ब्रिक वर्क से, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो मिट्टी प्रॉपर्ली से अच्छे से फिल कर लीजिए, कॉम्पैक्ट कर लीजिए और एक सीधा सरिया ऐसे गाड़ दीजिए प्लेट की बराबर में। सरिया सीधा नीचे मिट्टी में, तो नीचे थोड़ा गड़ जाएगा, तो ये भी नीचे गड़ जाएगा। तो ये तो सपोर्ट मिल गया प्लेट को। ऊपर से क्या करना है कि यहाँ से बाइंडिंग वार इसमें बांध दीजिए, ठीक है। बाइंडिंग वार बांध दिया और एनी साइड यहाँ पे किसी साइड में आप सपोर्ट लगा दीजिए ताकि ये इधर या उधर ना फैले, ठीक है। इस तरह से आपको यूज करें। सबसे बेस्ट रहता है कि आप लकड़ी का या फिर आप स्टील प्लेट का यूज करें, ब्रिक वर्क ना यूज करें। ब्रिक वर्क यूज करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, हनी कॉम आएगा, उसमें आपका सीमेंट चल रही है वो घट जाएगी, लेबर ज़्यादा लगेगा, ईंटों का नुकसान होगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट बढ़ेगा इससे। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है मटेरियल क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड सेटरिंग। तो उसमें आपको देखना है कि जो आप साइड पे यूज कर रहे हो, गिट्टी आप कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप गिट्टी 20 mm का यूज कर रहे थे, 10 mm का भी उसमें यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। 20 mm का यूज कर रहे थे, उसमें जो रेशियो रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा 1, 1.5 और 3 का रेशियो रहता है। तो इस कंडीशन में गिट्टी बालू ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप 10 mm यूज करते हो दोनों, इसमें ये प्रॉपर रेशियो आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मोटा प्रॉपरली से होना चाहिए, उसमें हनीकॉम के ज़्यादा चांस ना आने चाहिए। तो पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपने देखा टॉप पे क्रैक्स आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और कवर ब्लॉक सबसे ज़रूरी रहता है क्योंकि बॉटम का जो रेनफोर्समेंट होता है, बॉटम का जो सरिया रहता है, उसके रिंग के नीचे कम से कम कवर ब्लॉक जरूर लगाना चाहिए। तो सरिया हम कंक्रीट के अंदर यूज क्यों करते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कंक्रीट क्या है, कंप्रेशन है, मतलब आप उसमें लोड डालेंगे तो वो नहीं टूटेगा। पर लेकिन आप इसमें स्टील यूज करेंगे तो वो अगर आप लेंथ उसमें बढ़ा देंगे तो वो बेंड नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें स्टील यूज करते हैं। और स्टील कंक्रीट के अंदर बॉन्ड का काम करेगा, मतलब एक ज़्यादा मजबूती का काम करेगा। तो इसी बेस पे स्टील आपके कंक्रीट के अंदर ही बनी रहे तो वहाँ पे कवर ब्लॉक यूज करें। अगर स्टील आप इसमें कवर ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो वो नीचे ही रह जाएगा और बॉटम स्टील का देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इन फ्यूचर वो कोरोजन, मतलब उसमें जंग लाइन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आपको बीम को डिफेक्ट करेगा। और इससे आपका जो वाल, आपकी सीने ब्रिक जो दीवारें आप बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स आने के ज़्यादा चांस रहेगा क्योंकि ये बीम फेल हो जाएगा इन फ्यूचर। उसके बाद आपका बैक फिलिंग करना है अप टू प्लिंथ बीम। आपको जो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ब्रिक मेजरनरी ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं और कोशिश करना चाहिए कि प्लिंथ बीम जैसी आपकी कास्टिंग हो जाए, सेटरिंग खुल जाए तो नेक्स्ट डे उसमें आप प्रॉपर्ली से उसको क्यूरिंग के लिए पहले छोड़ दीजिए, मतलब उसको टाइम थोड़ा दीजिए सेटिंग होने के लिए, कम से कम 2 दिन के लिए। उसके बाद उसमें मिट्टी भर दीजिए मैनुअली। अगर आप भरते तो नेक्स्ट डे भी आप उसमें भर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसमें ट्रैक्टर वैक्टर आपको घुसाना है नीचे फिर तो कम से कम आपको 7 दिन मिनिमम रुकना ही पड़ेगा। अगर आप उसमें नेक्स्ट डे कर देंगे तो वो बीम फेल हो जाएगी, ठीक है।
कहीं से क्रैक्स होने के ज़्यादा चांस रह जाएगा। तो मैनुअली आप उसमें फिलिंग कर सकते हो बैक फिलिंग प्लिंथ लेवल तक। उसके बाद देखा होगा आपने, अगर आप बैक फिलिंग नहीं करते हो तो मिट्टी के नीचे आपने देखा होगा बीम ऊपर रह जाती है और नीचे मिट्टी सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉपर्ली इसमें पानी छोड़ दीजिए प्रॉपर्ली से। साइज़ ऑफ प्लिंथ बीम, तो प्लिंथ बीम काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्लिंथ बीम का साइज़ क्या डिसाइड करना है। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। प्लिंथ बीम का साइज़ अगर 9 इंची बाय 9 इंची से कम नहीं देना चाहिए। अगर आप 9 इंची जैसे कि 9 इंची बाय 4 इंची दे रहे हैं तो वो कंडीशन क्या रहती है कि जैसे कि आपने घर बना रहे हैं विदाउट कॉलम के लिए, तो ये लोड इफेक्ट बहुत ही कम करेगा। मतलब आप ना देने से तो अच्छा है कि हाँ ये दे दीजिए, बट लेकिन जो आपकी जो वाल है, जब आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाता है, आपको कॉलम बीम स्लैब को फ्रेम स्ट्रक्चर बनाता है और आपकी जो वाल का जो लोड आता है प्रॉपर सेफ रहता है, तो इस बेस में आप ये बनाइए। अगर 9 इंची बाय 4 इंची बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर्ली से पूरे वाल के नीचे जहाँ पे भी आपने ब्रिक वर्क करा है तो वो सभी आपको नीचे से ही ब्रिक वर्क करके लेके आना पड़ेगा, तब आपके यहाँ पे ये बीम का साइज देंगे। अगर आपने कर रहे कि नहीं मुझे तो आउटर ही ब्रिक वर्क करना है, मतलब आउटर ही ब्रिक वर्क करना है, तो उस कंडीशन में आप 9 इंची बाय 9 इंची का रखिए। ठीक है, आउटर तो आप 9 इंची रख सकते हैं, बट लेकिन इंटरनल जितने भी बीम रखने हैं वो भी आपको कोशिश करना चाहिए। अगर आप कॉलम दे रहे हैं तो प्रॉपर्ली कॉलम दीजिए, 9 इंची बाय 9 इंची का ही रखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 9 इंची बाय 12 इंची भी रख सकते हैं, वो भी इंटरनल रख सकते हैं, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपने आउटर में ब्रिक वर्क ऑलरेडी दे दिया है तो वहाँ पे सेफ लोड ब्रिक वर्क का आउटर में आ जाएगा। तो इंटरनल में सेफ लोड लाने के लिए वहाँ पे 9 इंची बाय 12 इंची का बीम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपने नीचे ओनली मिट्टी है खाली है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली से सेफ लोड रहेगा ब्रिक वाल का। जैसे कि 9 इंची आपने 9 इंची बाई 9 इंची दिया तो ये इसकी लेंथ बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे लोड आएगा, तो लोड आने से अगर आपकी ये इस पे इफेक्ट क्या करेगा, देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या करेगा। अगर इस पर इफेक्ट करेगा तो ये माइनर इफेक्ट करेगा। अगर इस पर लोड आएगा तो वो आसानी से बैंड स्टार्ट हो जाएगा, बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये साइज है, क्रॉस सेक्शन साइज है, और एक ये साइज है, तो ये साइज आसानी से बैंड हो जाएगा, बट लेकिन ये आसानी से बैंड नहीं होगा। इसी बेस पे 9 इंची बाई 9 इंची साइज रखिए। अगर ये रहेगा तो ये साइज रहेगा, तो ये भी बेस्ट रहेगा। ये देखा होगा ना अपने चैनल, जैसे कि अपने घरों में आपने देखा होगा गाटर सिल्ली जो होता है, तो वहाँ पे उसकी टी यूज करते हैं या फिर ये चैनल यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो पकड़ हो गई तो ये बेस्ट रह जाएगा, जबकि ये टी पे अपने ये यूज करा है। अगर आप सीधा फ्लैट बार यूज करेंगे, फ्लैट बार यूज कर आसानी से बैंड हो जाएगा, बट लेकिन इसमें आप टी यूज करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है इस टी के अंदर इसी की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि डीपीसी और प्लिन बीम या फिर दोनों यूज करें। अगर आप अच्छा घर बना रहे हैं 2 या 3 फ्लोर का, अपने आपके सड़क के सामने एक सीवर लाइन भी है, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप प्लिन बीम भी दे दीजिए एंड डीपीसी भी दे दीजिए। प्लिन बीम क्या रहेगा कि ये आपका ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने ये रोड लेवल है और आपका ग्राउंड लेवल है, तो वहाँ पे आप इसको जैसे कि 2 फीट आपने उठाना है कि इस रोड से आपका ये रोड लेवल हो जाता है। रोड लेवल से 2 फीट उठाना है तो यहाँ पे आप डीपीसी दे दीजिए। यहाँ पे कम से कम इसका डिस्टेंस रहेगा 1 फीट या फिर 6 इंची। इससे आप डीपीसी आप प्रोवाइड कर देंगे तो इसके ऊपर आपका वाटर प्रूफिंग कर देंगे, तो इससे जो भी नमी रहेगी बाहर बरसात के पानी से या फिर इंटरनल से, वो आपकी नमी आपकी दीवारों के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये गलती आप साइड पे देख सकते हैं और इस गलती से होने से बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।